हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो चलिए, हमारा यहाँ पे बीएससी फिजिक्स चल रहा था सेमेस्टर 1 का। हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम था वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस का ये हमारा लेक्चर 2 होने वाला है। चलिए हम लोग अब देखते हैं। और कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि कौन से बुक हमें लेना है और किस ऑथर का लेना है। तो आज मैं पूरा डिटेल में चर्चा करूँगा कि हमें कौन कौन सा बुक लेना चाहिए और किस ऑथर का लेना चाहिए, कौन से राइटर का लेना चाहिए। मैं पूरा डिटेल इसमें बात करूंगा। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने पिछले क्लास में क्या क्या देखा था। पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि वेक्टर क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी देखने के बाद हमने ये देखा था कि क्या होता है इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, और हमने देखा था फ्री वेक्टर, बाउंड वेक्टर, ये सब हमने देखा हुआ था। तो आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे कि क्या क्या हमने देखा था। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि क्या हमने कौन कौन सा बुक हमें ख़रीदनी चाहिए, कौन कौन सा बुक हमें लेनी चाहिए और किस ऑथर का लेनी चाहिए। हम इस बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमने पिछले क्लास में क्या देखा था। तो हमने पिछले क्लास में देखा था पहला चीज़ कि वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होता है। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होता है ये हमने देखा था। एक बार शॉर्ट में हम चर्चा कर देते हैं इस पे। वेक्टर क्वांटिटी क्या था कि जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों था, और इसमें क्या था, केवल मैग्नीट्यूड था, इसमें डायरेक्शन नहीं था। यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी, एंड स्केलर क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमने देखा हुआ था। उसके बाद हमने देखा था वेक्टर के क्लासिफिकेशन उसको बोल सकते हैं या फिर टाइप भी बोल सकते हैं उसको, हमने देखा हुआ था। फिर क्या हमने देखा था कि क्या होता है, हमने देखा हुआ था पहला चीज़ कि क्या होता है इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, फिर हमने देखा था फ्री वेक्टर, बाउंड वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यहाँ तक हमने देखा था। तो इससे हम लोग आज आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इक्वल वेक्टर क्या पढ़ा था हमने। इक्वल वेक्टर वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो तो उसे हम लोग बोलते थे इक्वल वेक्टर, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं इसे पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो आप नोट करके इसमें डाल देंगे कि इसे हम लोग पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं। और ये अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम था लेकिन डायरेक्शन दोनों का अलग अलग था, तो हम लोग उसको अपोजिट वेक्टर बोल रहे थे। और फ्री वेक्टर क्या था, तो जिसका जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट को हम लोग यहाँ पे बनाए थे, इनिशियल पॉइंट को हम लोग इसका आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसको हम लोग, अगर इनिशियल पॉइंट इसमें फ्री हो, फिक्स नहीं हो, तो उसे हम लोग फ्री वेक्टर बोलते थे, और इसको बाउंड वेक्टर बोलते थे अगर इनिशियल पॉइंट इसका फिक्स हो। यूनिट वेक्टर क्या था, तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। इसका मैग्नीट्यूड क्या था, 1 के बराबर था इसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ तक हमने चर्चा किया हुआ था पिछले क्लास में। चलिए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और इस वेक्टर से रिलेटेड जो भी छोटा छोटा पॉइंट है वो हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। आज का जो मुख्य लेक्चर होने वाला है वो क्या होगा, तो वेक्टर एंड स्केलर फील्ड क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। अकॉर्डिंग टू लास्ट लेक्चर हमने ये कहा भी था कि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के जगह पे फील्ड होगा। क्या होगा, वेक्टर एंड स्केलर फील्ड, ये हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग इससे आगे जानने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑथर का बुक हमें लेनी चाहिए। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इससे आगे हमें चर्चा करनी है किस किस चीज़ों पे। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो चलिए आज का जो हम लोग चर्चा करेंगे इस चीज़ पे, हमने फ्री वेक्टर और बाउंड वेक्टर तक कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग इन 3 चीज़ों पे चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपना आगे लेक्चर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है और कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। इन तीनों पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ये। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो हमने यूनिट वेक्टर तो पढ़ा ही है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है
और ये ऑर्थोगोनल का मतलब ये हो जाता है कि तीनों डायरेक्शन की ओर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, तीनों डायरेक्शन एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड पे। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या होता है यूनिट वेक्टर और ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि x को कौन सा दर्शाता है, तो वो i होता है, और इसको j से डिनोट किया जाता है, और इसको k से डिनोट किया जाता है। और यूनिट वेक्टर का मतलब हम लोग जानते हैं कि यूनिट वेक्टर कहने का मतलब होता है ये कैफ लगा देना, यूनिट वेक्टर कहलाता है। इसलिए हम लोग आई कैफ बोलते हैं, यानी कि यूनिट वेक्टर आई कैफ किसको दर्शाता है, तो एक्स को दर्शाता है। जे कैफ लगा देने का मतलब क्या हो जाता है, ये वाई को दर्शाता है। के कैफ का मतलब ये होता है। तो हम लोग कैफ इसलिए लगाते हैं ताकि हम लोगों को सिर्फ डायरेक्शन का पता चल जाए। हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का यूज सिर्फ डायरेक्शन पता करने के लिए करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आई कैफ कहने का मतलब होता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन डायरेक्शन ये हमें बता रहा है कि ये आई कैफ एक्स के लिए रिप्रेजेंटेड है, यहाँ पे एक्स के लिए है। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वह यूनिट वेक्टर जो हमें तीनों डायरेक्शन की बताती है कि मान क्या होगा, कौन सा होगा डायरेक्शन, ये हमें पता चलता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर से। तो इसका हम लोग डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, अभी यहाँ तक आप समझ लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है। कोप्लेनर कहने का मतलब होता है को मतलब समान एक ही, और प्लेनर यानी कि प्लेन, यानी कि एक प्लेन, जैसे कि ये वाइट बोर्ड है तो ये एक प्लेन है, ये क्या है, एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। इस प्लेन में कहीं पे भी वेक्टर हम लोग बना देंगे, कितना भी वेक्टर हो, तो वो क्या हो जाएगा, कोप्लेनर वेक्टर। यानी कि इस प्लेन के इस प्लेन पे आप जो भी वेक्टर खींच दो वो क्या हो जाएगा, कोप्लेनर वेक्टर कहलाएगा। उसके बाद कोलिनियर का मतलब हो जाता है एक ही लाइन पे, एक ही लाइन पे हो, उसे हम लोग कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। तो हम लोग चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए इन तीनों का डेफिनेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोगों को नोट करते जाना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है डेफिनेशन, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन हमने क्या लिखा है, यहाँ पे देखेंगे आप कि द यूनिट वेक्टर एक्ट्स अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस विच इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आर नोन एज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। यानी कि वह वेक्टर या फिर वैसा वेक्टर जो एक्ट करता है किस चीज़ के अलोंग, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग। कोऑर्डिनेट एक्सिस कहने का मतलब होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग, ये हमने लिखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा है, द वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होगा वो आई कैफ डिनोट करेगा, और द वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस के अलोंग होगा वो जे कैप से डिनोट किया जाएगा, और द वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, यानी कि जेड एक्सिस के तरफ जो भी होगा उस यूनिट वेक्टर को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, तो के कैप से डिफाइन करेंगे। आगे चलते हैं, हम लोग देखेंगे कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है। कोप्लेनर वेक्टर कहने का मतलब होता है सेम प्लेन। जैसे कि हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है कि एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, हो सकता है यहाँ पे वाई जेड प्लेन भी हो सकता है। यानी कि ये वाइट बोर्ड पे आप कोई भी खींच दें एक वेक्टर, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, कोप्लेनर, यानी कि एक ही प्लेन में है तो उसे हम लोग कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। तो हमने ये यहाँ पे वही लिखा है था, वेक्टर विच लाई इन अ सेम प्लेन पे जो लाई करता है आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर। तो ये हमने लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। कोलिनियर वेक्टर कहने का ये मतलब होता है कि द वेक्टर विच एक्ट्स अलोंग सेम लाइन, यानी कि सेम लाइन पे जो लाई करता है, और पैरेलल टू वन अनदर, और एक दूसरे के पैरेलल हो। तो यहाँ पे देखेंगे आप हर एक वेक्टर मैंने यहाँ पे जो बनाया है तो वो पैरेलल है एक दूसरे के, पैरेलल है, अपोजिट है, उससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन पैरेलल होना चाहिए एक ही लाइन में और पैरेलल होना चाहिए, आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर। तो क्या होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर, ये अभी हमने देखा। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमें कौन सा बुक लेना चाहिए और कौन से ऑथर का लेना चाहिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज का जो खास है क्या होता है वो वेक्टर और स्केलर फील्ड हम लोग वो जानेंगे, क्या होता है स्केलर और वेक्टर फील्ड वो हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे का जो टॉपिक होगा वो हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले हमें कौन सा बुक लेना चाहिए।
तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर हम बात करें सेमेस्टर 1 की, सेमेस्टर 1 में हमें कौन सा बुक लेना चाहिए और किस ऑथर का लेना चाहिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सेमेस्टर 1 में हमें 2 बुक पढ़नी होती है। कौन कौन सा? तो मैथमेटिकल फिजिक्स 1, मैथमेटिकल फिजिक्स 1 और दूसरा होता है मैकेनिक्स। ये दो बुक हमें पढ़नी होती है सेमेस्टर 1 में। तो अगर हम बात करें ऑथर की, तो देखिए ऑथर आपको जो अवेलेबल हो जाए आप वो ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको देख लेना है कि उस बुक का जो राइटर है वो अपने अंदाज में लिखता है कि कोई भी सवाल का आंसर होता है। देखिए अगर मैं बात करूं कि ऑथर कैसे हम लोग डिसाइड करें कि कौन सा ऑथर का अच्छा होता है और कौन सा ऑथर का अच्छा नहीं होता है, तो देखिए किसी भी ऑथर का राइटिंग स्टाइल यानी कि लिखने का जो तरीका होता है, बिहेवियर होता है, वो हमें पसंद अगर आता है, यानी कि अगर वो हमें समझ में आता है तो हम वो ले लेते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बता दें आपको कि इस ऑथर का ले लें, इस ऑथर का ले लें, और आप उस ऑथर का ले लेते हैं और आपको अगर उसका जो बताने का तरीका है, उसमें जो एक्सप्लेन करने का तरीका वो आपको अगर समझ में नहीं आए, तो फिर आप क्या करेंगे? जो हम बता दें उसको ख़रीद के, तो आपको क्या करना है? बुक स्टोर में जाना है और देख लेना है आपको मैथमेटिकल फिजिक्स 1 अगर अवेलेबल है, किस ऑथर का है। 2-4 ऑथर का आप देख लेंगे जिसका आपको समझ में आ जाए, यानी कि जिस ऑथर का आपको स्किल समझाने का आपको अच्छा लगे, जिसको आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें, उस ऑथर का आपको लेना है। अभी मैं कुछ राइटर का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों को, उनमें से जो पसंद आए, जो कि मैं यूज करता हूँ। मैं सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कौन सा हम यूज करते हैं। तो सबसे पहला हम यूज करते हैं H.C. वर्मा का। तो H.C. वर्मा का हम यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद जो यूज करते हैं वो दूसरा मैं यूज करता हूँ J.C. उपाध्याय का और एक P.K. चट्टोपाध्याय। इन तीनों बुक का भी मैं फ़िलहाल यूज कर रहा हूँ। तो आप इन तीनों का देख लेंगे, अगर आपको इनमें समझ में आता है तो आप ले सकते हैं, अन्यथा आप अपने अकॉर्डिंग राइटर को चूज करके आप ले सकते हैं कि किस राइटर का आपको ज़्यादा समझ में आता है। तो मैं विशेषतर इसी का यूज करता हूँ, H.C. वर्मा का। तो H.C. वर्मा का थोड़ा सा मतलब कि समझने में हमें आसानी होती है, इसलिए हम H.C. वर्मा का ही यूज करते हैं, क्योंकि उसका एक्सप्लेन करने का तरीका हमें अच्छा लगता है। तो हम लोग H.C. वर्मा का ही यूज करते हैं। तो आप चाहें तो J.C. उपाध्याय या फिर P.K. चट्टोपाध्याय, इन तीनों का आप ट्राई करेंगे। अगर आपको इनमें से किसी एक का पसंद आ जाए तो आप परचेज कर सकते हैं बुक, अन्यथा आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि अगर और कोई भी राइटर का मिल जाए बुक तो आपको वो परचेज कर लेना। तो कई बच्चे ये पूछ रहे थे कि कौन से ऑथर का लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। देखिए कोई भी सवाल होता है उसको समझाने का तरीका सबका अपना अपना होता है, अलग अलग होता है, लेकिन सबका आंसर एक ही होता है। यानी कि कोई सवाल है तो उसका आंसर वही होगा हर एक ऑथर के अनुसार, लेकिन समझाने का तरीका, यानी कि देखिए अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से आपको यहाँ जाना है, तो जाने का तरीका हमारे पास अनेक है। जाने का तरीका हम लोग कहीं से भी यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन हम लोग जाएंगे तो यहीं पे ही। उसी प्रकार से कोई भी सवाल है उसका आंसर यही होगा, लेकिन हर एक राइटर का जो होता है समझाने का तरीका, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। तो वो आप अपने अनुसार डिसाइड करेंगे कि आपको किस ऑथर का जो रास्ता होता है चलने का आपको पसंद है, वो आप लोग लेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस ऑथर का चूज करना चाहिए। बस इतना ही मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता था कि मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि कई बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि किस ऑथर का यूज करना चाहिए बुक। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप इन राइटर का नाम लिख के रख सकते हैं। चलिए हम लोग अब आगे अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या जानेंगे, अब वेक्टर और स्केलर फील्ड क्या होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। क्या होता है वेक्टर एंड स्केलर फील्ड। तो चलिए अब हम लोग ये जानेंगे कि क्या होता है स्केलर फील्ड और क्या होता है वेक्टर फील्ड। तो आप हेडिंग डालेंगे कि क्या होता है स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। तो स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्या होता है फील्ड। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फील्ड क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फील्ड, यानी कि फील्ड से आप क्या समझते हैं। ये अगर हमें पता चल जाए तो हम स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि ये एक रॉड है, क्या है, एक रॉड है, ये एक रॉड है,
ये एक रॉड है। अगर मैं इस रॉड को गर्म करूं, अगर मैं इधर से इसमें हीट देना शुरू करता हूं, ठीक है, यहाँ से इसको हीट करना शुरू करते हैं। अगर यहाँ से हम इसको हीट करना शुरू करते हैं तो अभी आप बताइए कि इसको अगर हम गर्म कर दें तो इसका जो होगा हीट टेम्परेचर इधर का ज़्यादा होगा और इधर का, हम लोग जैसे जैसे जाएंगे इधर तो इसका टेम्परेचर कम होगा। यानी कि हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी के जरिए कि इसका जो होगा एरिया किधर इसका टेम्परेचर अधिक होगा और किसका किधर कम होगा इसका टेम्परेचर। इसको अगर हम लोग बात करें कि इसका इधर टेम्परेचर अधिक होगा और इस साइड में टेम्परेचर कम होगा। यानी कि टेम्परेचर क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी होता है। एक फिजिकल क्वांटिटी के जरिए हम ये बता सकते हैं कि इस एरिया का, इस रीजन का, यानी कि ये स्पेस है, स्पेस में एक रीजन है, इस रीजन का जो होता है फिजिकल क्वांटिटी के जरिए हम ये बता सकते हैं कि इस रीजन का कहाँ पे टेम्परेचर अधिक है और किधर कम है। और इसका हम लोग डेंसिटी के जरिए भी बता सकते हैं कि इसका डेंसिटी किधर अधिक है और इधर कम है, तो हम लोग ये बता सकते हैं। तो हम लोग चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या होता है फील्ड का रियल मतलब। फील्ड का रियल मतलब, जैसे कि हम लोग अगर बात करें, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज है, तो इस चार्ज का जो होगा इधर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ होगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा इसका इस रीजन का, हम लोग इस रीजन में कहीं भी चले जाएं, हमारा जो होगा यहाँ पे जितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे भी उतना ही होगा, यहाँ पे भी उतना ही होगा, यहाँ पे भी इतना ही होगा। यानी कि इस रीजन में कहीं भी चले जाएं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा। उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इस रीजन में हम कहीं भी चले जाएंगे, इसके चारों ओर हमें सेम मिलेगा क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफ़ेक्ट। यानी कि अगर हम लोग इसके जितना करीब आएंगे हमें उतना इलेक्ट्रिक फील्ड का अधिक महसूस होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव और अधिक महसूस होगा। लेकिन जैसे जैसे इससे हम लोग दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रभाव होगा वो कम होगा। यानी कि हम ये बता सकते हैं कि स्पेस में एक ऐसा रीजन है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव ज़्यादा महसूस हो रहा है, कम महसूस हो रहा है। यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे कम महसूस हो रहा है। यानी कि हम स्पेस में एक रीजन है, इस रीजन को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, कैसे डिफाइन कर पा रहे हैं, तो एक फिजिकल क्वांटिटी के जरिए डिफाइन कर पा रहे हैं कि क्या होता है रीजन, इस रीजन में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रभाव कहाँ पे इसका ज़्यादा है। यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी के जरिए हम पता कर पा रहे हैं कि कहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है और कहाँ पे कम इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव हमें महसूस होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, क्या होना चाहिए। हम लोग चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि क्या होता है फील्ड का मतलब। फील्ड का मतलब होता है कि इट इज़ द रीजन इन स्पेस, यानी कि स्पेस में एक रीजन होता है ऑफ विच एवरी पॉइंट इज कैरेक्टराइज बाय फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि जो जिसका एवरी पॉइंट हम लोग क्या कर सकते हैं, हर बिंदु को एक फिजिकल क्वांटिटी के जरिए कैरेक्टराइज कर सकते हैं, जिससे हम लोग फील्ड कहेंगे। फील्ड किसे कहेंगे, इज अ रीजन इन स्पेस ऑफ विच एवरी पॉइंट इज कैरेक्टराइज बाय फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी के जरिए हम उस रीजन का, जैसे कि अभी हमने बताया कि एक रीजन है ये, इसका हम लोग हर एक पॉइंट को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। इसका हम लोग निकाल सकते हैं कि क्या होगा इसमें टेम्परेचर, क्या होगा इसका डेंसिटी, हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी के जरिए। एक फिजिकल क्वांटिटी के जरिए हम लोग बता सकते हैं कि ये स्पेस में एक रीजन है जहाँ पे हर एक बिंदु को हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी के जरिए पहचान सकते हैं कि इसका कितना होगा डेंसिटी, कितना होगा टेम्परेचर और क्या होगा इसका, हर एक चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी के जरिए। और यदि वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर हो, अगर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके जरिए हम इस रीजन को कैरेक्टराइज कर रहे हैं, अगर वो क्या हो स्केलर हो, तो उस फील्ड को हम लोग स्केलर फील्ड कहेंगे। लेकिन यदि वह फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर हो तो हम लोग उसे वेक्टर फील्ड कहेंगे। यानी कि इफ द फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर,
तो इसे हम लोग स्केलर फील्ड कहेंगे। लेकिन इफ द फिजिकल क्वांटिटी इज वेक्टर, यदि फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर फील्ड कहेंगे। यानी कि हम लोग इस रीजन को, स्पेस में एक रीजन है जिसे हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी के जरिए क्या रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या फिर कैरेक्टराइज कर रहे हैं। अगर वह फिजिकल क्वांटिटी जिसके जरिए हम इस रीजन के हर एक बिंदु को पहचान रहे हैं कि इसका कितना टेम्परेचर है, कितना इसका डेंसिटी है, तो उसे हम लोग फील्ड कहते हैं। लेकिन यदि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके जरिए हम इसको पहचान पा रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर हो तो उसे हम लोग स्केलर फील्ड कहेंगे। लेकिन यदि वह फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर हो तो उसे हम लोग वेक्टर फील्ड कहेंगे। एग्जांपल के लिए जैसे कि हम लोग स्केलर का क्या हो सकता है एग्जांपल, टेम्परेचर क्या होता है, तो स्केलर फील्ड होता है टेम्परेचर। डेंसिटी क्या होता है, तो ये स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए हम लोग इसको स्केलर फील्ड कह सकते हैं। स्केलर फील्ड के जरिए हम लोग इसको पहचानते हैं। लेकिन ये अगर वेक्टर हो, सदिश हो, सदिश कौन सा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या होगा, तो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसे हम लोग वेक्टर फील्ड कहेंगे। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फील्ड होगा, एरिया होगा, वो हम लोग निकालेंगे तो वो एक वेक्टर फील्ड होगा। और यहीं पे हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी क्या हो जाएगा, तो वेक्टर फील्ड आ जाएगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के जरिए किसी फील्ड को पहचानेंगे या फिर हम लोग उसका निकालेंगे, कैरेक्टराइज करेंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो एक वेक्टर फील्ड है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ये एक रीजन है XY कोऑर्डिनेट में और इस रीजन को हमें पहचानना है, इसको पहचानना है, तो हम लोग इसको जब पहचानेंगे, यदि ये रीजन अगर हो स्केलर फील्ड, अगर ये रीजन स्केलर फील्ड हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं कि सिंपल इस चीज़ को हम लोग गुना कर देते हैं, सिंपल गुना। लेकिन यदि वो फील्ड, ये जो इस रीजन बना है ये फील्ड अगर वेक्टर फील्ड हो तो उसको हम लोग फार्मूला से बनाते हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे कि कौन से फार्मूला का यूज करके हम लोग ज्ञात करते हैं कि अगर वेक्टर हो और स्केलर हो तो कैसे हम लोग निकालते हैं। तो ये स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड आई होप आपने समझा होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या होता है, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या होता है स्केलर फील्ड और क्या होता है वेक्टर फील्ड। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। तो स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड कहने का मतलब होता है फील्ड, पहले अगर आपको पता हो तो स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड को डिफाइन करना बहुत ही आसान हो जाता है। यानी कि फील्ड क्या होता है, द रीजन इन स्पेस ऑफ विच एवरी पॉइंट इज कैरेक्टराइज बाय फिजिकल क्वांटिटी। और यदि वह फिजिकल क्वांटिटी स्केलर हो तो हम लोग उसको स्केलर फील्ड बोल देते हैं, और फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर हो तो उसे हम लोग वेक्टर फील्ड कह देते हैं। बस इतना ही दोनों में डिफरेंस है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सम और सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर फील्ड और वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।